हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने आनुवंशिकी में प्रयुक्त शब्दावली को डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यानी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत सारे प्रयोग किए, जिसके अंतर्गत उन्होंने मटर के पौधों के बीच पहले एक संकर संकरण कराया, फिर द्विसंकर संकरण कराया। अब ये एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था पिछले वीडियो में। ठीक, तो जब ये सारे प्रयोग मेंडल ने कराया तो उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। और वो 3 नियम कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा गया है। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे इस दूसरे नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा नियम जो प्रतिपादित किया मेंडल ने, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, और एक चीज़ और कि ये जो शुरू के दोनों नियम थे, यानी पहला और दूसरा नियम जो था मेंडल का, वो एक संकर संकरण पर आधारित था। और जो तीसरा नियम था मेंडल का, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो क्या था, जो पहला और दूसरा नियम था मेंडल का, वो एक संकर संकरण पर आधारित था, और तीसरा नियम जो था मेंडल का, वो था द्विसंकर संकरण पर आधारित। अब ये एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के अब हम लोग इन तीनों नियमों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या क्या है, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडल के पहले नियम को, जिसका नाम है प्रभाविकता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने एक ही लक्षण के 2 विपरीत रूप रखने वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया, संकरण कराया। मतलब इसका क्या है, समझिए कि उन्होंने लिया मटर का लंबा पौधा और बौना पौधा, और हम जानते हैं कि लंबापन और बौनापन एक ही लक्षण के 2 रूप हैं, और वो लक्षण है लंबाई, तने की लंबाई, लंबा बौना। ठीक, 2 रूप हैं एक ही लक्षण के। तो उन्होंने यही किया कि एक ही लक्षण के 2 भिन्न भिन्न रूपों को, 2 विपरीत रूपों को, 2 विपर्यासी रूपों को रखने वाले मटर के पौधों को लिया और उनमें क्रॉस कराया। तो इसके अंतर्गत उन्होंने मटर का लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को उन्होंने कैपिटल टी से दर्शाया, प्रदर्शित किया, और बौने पौधे को उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। और हम जानते हैं कि किसी भी आनुवंशिक लक्षण को 2 जीन व्यक्त करते हैं, 2 जीन प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए ये हो गया कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। ठीक, देखिए अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो जीन कारक ये शब्द आएंगे, तो इन दोनों का मतलब एक ही समझिएगा। मतलब क्या है कि जीन को ही मेंडल ने कारक या फैक्टर कहा था, क्योंकि उनको जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक, तो सीधा सा आते हैं यहाँ पे कि लंबा पौधा को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया, और इनमें उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब संकरण कराया। ठीक, तो जब संकरण या क्रॉस या निषेचन कराएंगे तो पहले युग्मक बनेंगे और युग्मक का संलयन होगा। तो इससे जो युग्मक बने वो बना कैपिटल टी, और इससे जो युग्मक बना वो बना स्मॉल टी। देखिए, जनन वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बात को कि जब युग्मक बनते हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी तो डीएनए की भी संख्या आधी होगी, क्योंकि डीएनए से ही गुणसूत्र बनते हैं। और जब डीएनए की संख्या आधी होगी तो जीन की भी संख्या आधी होगी, क्योंकि डीएनए के ही भाग होते हैं जीन, उसी के ऊपर स्थित होते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक लक्षण को जो व्यक्त करने वाले 2 जीन या कारक होते हैं, जब युग्मक बनता है तो उसमें से एक जीन या एक कारक ही एक युग्मक में जाता है, दूसरा दूसरे युग्मक में।
ठीक, मतलब एक युग्मक में एक जीन उस जोड़े का। ठीक, क्लियर है। तो इसीलिए इसका क्या बना, कैपिटल टी, इससे बना स्मॉल टी, यानी ये सभी युग्मक हैं। और अगर हम इसको इन दोनों को क्या मान लें, मेल गैमेट यानी नर युग्मक, और इन दोनों को मान लेते हैं फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक। क्लियर है। अब इनमें संकरण हुआ, क्रॉस हुआ, तो क्या हुआ देखते हैं। देखिए इसका ये कैपिटल टी और इसका ये स्मॉल टी मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी, इसका ये स्मॉल टी मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ये कैपिटल टी, इसका ये स्मॉल टी, ये मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका ये कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, यानी जो संतानें आई इस संकरण के बाद, उन सभी संतानों में क्या था, कैपिटल टी था यानी लंबापन का भी जीन था, और स्मॉल टी था यानी बौनेपन का भी जीन था। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सब में था। सभी संतानों में लंबेपन का भी जीन था और बौनेपन का भी जीन था, और इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी। हम लोग जानते हैं कि जब जनकों में संकरण होता है, जो पीढ़ी आती है, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उसी को कहा जाता है F1 पीढ़ी। ठीक, और इसको कहा क्या जाता है, इन सभी को कहा जाएगा संकर। संकरण के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहा जाता है, संकर यानी हाइब्रिड, या संकर सीधे सीधे कह सकते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब देखिए दोनों कारक अलग अलग हैं, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो ये सभी के सभी विषम युग्मजी हैं या संकर हैं। क्लियर है। अब आते हैं कि मेंडल ने क्या पाया इस प्रयोग से। देखिए मेंडल ने जब एक क्रॉस कराया था तो लंबे पौधे को भी लिया था और बौने पौधे को, तो दोनों के जीन आकर के आपस में मिले, तो दोनों का असर दिखना चाहिए था F1 पीढ़ी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए दोनों का असर दिखता तो ये सभी की सभी संतानें जो है ना, ये पौधे जो आते इस पीढ़ी में, ये सभी पौधे औसत लंबाई के होते, न तो लंबा होते न तो बौना होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। मेंडल ने इस प्रयोग से क्या देखा कि F1 पीढ़ी में जो आने वाले पौधे थे सभी के सभी क्या थे, लंबे थे, बल्कि होने कैसे चाहिए थे, औसत लंबाई के, क्योंकि दोनों के जीन आए हैं, लंबेपन के भी और बौनेपन का भी आया है। क्लियर। अब इसके आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष क्या निकाला, समझिए। इसके आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप रखने वाले पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही रूप प्रदर्शित होता है, दूसरा रूप दबा रह जाता है। जो रूप प्रदर्शित होता है उसको कहते हैं प्रभावी रूप या प्रभावी लक्षण, और जो रूप दबा रह जाता है उसको कहते हैं अप्रभावी रूप या अप्रभावी लक्षण। ठीक, यानी यहाँ पे ये जो है लंबापन, ये है प्रभावी रूप या प्रभावी लक्षण, और जो बौनापन है वो है अप्रभावी रूप या अप्रभावी लक्षण। यानी सीधा सा एक लाइन में समझें तो मेंडल का क्या निष्कर्ष था कि जब एक ही लक्षण के विपरीत रूप रखने वाले पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी रूप या प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी रूप दबे रह जाते हैं। क्लियर। और यही निष्कर्ष बन गया उनका पहला नियम, जिसका नाम है प्रभाविकता का नियम, जिसके अंतर्गत क्या है, सीधी सी बात है कि केवल एक ही लक्षण का प्रभाव दिख रहा है पूरी तरह से F1 पीढ़ी में, इसलिए प्रभाविकता का नियम। पढ़ते हैं क्या है, देखिए वही बात है। जब किसी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों यानी प्रभावी रूप तथा अप्रभावी रूप वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी रूप प्रदर्शित होता है। अभी हम लोगों ने यही बात समझी बहुत आसानी से। ठीक, क्लियर है आपको। तो ये रहा प्रभाविकता का नियम, जो कि मेंडल के आनुवंशिकता का पहला नियम है। ठीक, अब क्या है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने F1 पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे थे उनके बीच स्वपरागण कराया।
F1 पीढ़ी के पौधे जो थे वो कैसे थे, लंबे थे और संकर थे। संकर मतलब विषम युग्मजी थे, यानी किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले जो कारक थे वो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी विषम युग्मजी। विषम युग्मजी को हमने समझा था पिछले वीडियो में। तो F1 पीढ़ी के पौधे जो लंबे थे और संकर थे यानी विषम युग्मजी थे, उनके बीच मेंडल ने अब स्वपरागण कराया। स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर यानी जनन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में समझा था। ठीक, सीधा सा समझिए कि जब समान पौधे के पुष्पों के बीच निषेचन होता है तो उसी को कहते हैं स्वपरागण। ठीक, तो देखिए यहाँ F1 पीढ़ी के पौधे हैं, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी सब वही हैं। तो इन्हीं के बीच कैसे हैं, ये लंबे हैं और संकर हैं, इन्हीं के बीच क्या कराया, मेंडल ने स्वपरागण कराया, यानी निषेचन होने दिया। इनके बीच आपस में निषेचन करने लगे। तो जब निषेचन होगा तो उसके अंतर्गत सबसे पहले युग्मक बनेंगे। तो देखिए इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी वही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर इसको मान लें मेल गैमिट यानी नर युग्मक इन दोनों को, और ये दोनों फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक, ये दोनों। ठीक, तो इनमें निषेचन जब होगा तो देखिए क्या होगा, इधर देखिए ये इसका कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी मिलकर के बनाएंगे कैपिटल टी। फिर से इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी मिल के बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी मिल के बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर से इसका भी स्मॉल टी और इसका भी स्मॉल टी मिल के बनाएंगे स्मॉल टी। ठीक, तो जो पौधे प्राप्त हुए उनमें ऐसे ही था, जिनमें से जो 3 भाग था पौधों का वो कैसे थे, लंबे थे। क्योंकि देखिए कैपिटल टी साथ में रहेगा तब भी लंबा होगा, और एक अकेला कैपिटल टी रहेगा तब भी अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाविकता के नियम में हमने समझा है, तो वो भी दोनों ये भी लंबे ही होंगे। यानी ये सभी 3 भाग जो थे वो कैसे थे, लंबे पौधे थे, लंबे पौधे। और इनका हिस्सा कितना था, ये थे 3 भाग यानी 75%। ठीक, F2 पीढ़ी की बात हो रही है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे अब F2 पीढ़ी, क्योंकि F1 पीढ़ी में जब निषेचन होता तो F2 पीढ़ी मिलती है। लेकिन यहां जो एक भाग जो मिला यानी 25% या एक भाग जो था, एक हिस्सा जो था वो कैसा था, देखिए दोनों स्मॉल टी हैं। तो दोनों स्मॉल टी ये कैसे हैं, बौने पौधे का जीन है या कारक है, इसलिए जो एक भाग होगा वो कैसे होंगे, ये होंगे बौने पौधे। ठीक, यानी इनका ये जो कितने होंगे, ये एक भाग बौना पौधा होगा। क्लियर, यानी अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकाला मेंडल ने, देखिए भले ही अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करने वाले या अप्रभावी रूप को व्यक्त करने वाले जो जीन है या जो कारक है, भले ही वो F1 पीढ़ी में दबे रह गए हों, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हो जाते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अगली पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में अलग होकर के, पृथक होकर के एक निश्चित अनुपात में अपने आप को प्रकट करते हैं। कितने अनुपात में कर रहे हैं, देखिए 4 भाग में अगर उन पौधों को बांट दिया जाए तो जो 3 भाग है या 3 हिस्सा जो है वो कैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन एक हिस्सा ही सही, एक भाग ही सही, लेकिन वो बौना पौधे हैं। ठीक, यानी कि एक निश्चित अनुपात में पृथक होकर के, अपने अलग होकर के और अपने आप को प्रकट किए, कौन, जो अप्रभावी लक्षण वाले कारक थे वो। ठीक, तो अब यही निष्कर्ष जो था मेंडल का, वही बन गया क्या, वही उनका बन गया दूसरा नियम जो था पृथक्करण का नियम। अब इसके पहले कि इस नियम को हम लोग पढ़ें, एक बार F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में दृश्य रूप अनुपात देख लेते हैं। F2 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हैं उनमें दृश्य रूप अनुपात देख लेते हैं हम लोग। देखिए दृश्य रूप अनुपात का मतलब क्या होता है, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हीं को कहा जाता है दृश्य रूप। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है लंबे पौधे कितने हैं, 3 भाग, और बौना पौधे कितने हैं, 1 भाग। यानी F2 पीढ़ी के पौधों में जो दृश्य रूप अनुपात है वो है 3 संबंधी 1 का, जिसमें 3 भाग जो है वो है लंबे पौधे और 1 भाग जो है वो है बौना पौधे। क्लियर है। अब मेंडल का दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। अब देखिए मेंडल के दूसरे नियम में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो हम लोगों ने यहाँ समझ नहीं लिया है। सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हैं, बस उसको पढ़ना बाकी है। देखिए पढ़ते हैं। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर यानी विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है
तो F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात यानी 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। देखने से आप जान सकते हैं एक निश्चित अनुपात, लंबे पौधे का कितना है 3 है और बौने पौधे का कितना है 1 है, तो एक निश्चित अनुपात 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो भले से ही लंबे थे, लेकिन उनमें बौनेपन का भी कारक था, मौजूद था, यानी दो विपरीत लक्षणों वाले कारक मौजूद थे जो कि F2 पीढ़ी में अलग हो गए एक दूसरे से और एक निश्चित अनुपात में अलग अलग अपने आप को व्यक्त किया उन दोनों ने। जो अनुपात कितना था, जो 3 था, 3 हिस्सा वो था लंबे पौधे का और जो 1 हिस्सा था वो था बौने पौधे का। तो इसी को कहा जाता है कि F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों या विपरीत रूपों का एक निश्चित अनुपात जो कि है 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण हो गया 3:1। ठीक, तो ये था दूसरा नियम मेंडल का। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक, उम्मीद यही है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग मेंडल के तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडल का तीसरा नियम, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के जो पहले दोनों नियम हैं, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम, वो दोनों नियम आधारित हैं एक संकर संकरण पर, और ये जो तीसरा नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये आधारित है द्विसंकर संकरण पर। इस बात को हम लोगों ने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये नियम कहता क्या है। देखिए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों के जीन या कारकों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, नियम बहुत आसान सा है। ये नियम सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जब जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक लक्षण का जीन अगली पीढ़ी में यानी जनकों से संतानों में स्वतंत्र रूप से जाता है। वो जीन न तो किसी दूसरे जीन को प्रभावित करता है, न ही किसी दूसरे जीन से स्वयं प्रभावित होता है। स्वतंत्र रूप से जाता है अगली पीढ़ी में, जनकों से संतानों में। यानी मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, और जब उस पीढ़ी में जाता है तो उस पीढ़ी में या उससे अगले आने वाली पीढ़ियों में अपने लक्षण को किसी न किसी अनुपात में प्रदर्शित करता है। क्लियर है? अब यह है कि यह नियम आया कहां से, मेंडल ने कौन से प्रयोग किए जिससे यह नियम बना। तो देखिए, मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था और कौन कौन से प्रयोग थे उसमें यहां पे वो दर्शाया गया है। डिस्कस करते हैं, सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखिए, मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या किया कि उन्होंने 2 प्रकार के मटर के पौधों को लिया। कौन कौन से थे? उन्होंने लिया गोल और पीले बीज वाले मटर के पौधों को और झुर्रीदार और हरे बीज वाले मटर के पौधों को, और उनके बीच संकरण कराया। तो देखिए, यहां गोल को व्यक्त किया गया है कैपिटल आर से और पीले को प्रदर्शित किया गया है कैपिटल वाई से। यहां झुर्रीदार को प्रदर्शित किया गया है स्मॉल आर से और हरे को प्रदर्शित किया गया है स्मॉल वाई से। क्लियर? अब इनसे गैमेट जो बनेंगे कैसे बनेंगे, देखिए, यहां आधी ही संख्या जाएगी तो इन दोनों कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आ जाएगा और दोनों कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आ जाएगा। यानी जितने भी युग्मक इससे बनेंगे वो इसी प्रकार के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर? और इससे कैसे युग्मक बनेंगे, एक स्मॉल आर आ जाएगा, एक स्मॉल वाई आ जाएगा। यानी जितने भी युग्मक इससे बनेंगे वो यही बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? अब इनमें जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो हो जाएगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये जो पीढ़ी आई इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं F1 पीढ़ी। ये है F1 पीढ़ी। ठीक, और F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे, जो संतानें होंगी F1 पीढ़ी की, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संकर। ठीक, अब मेंडल ने क्या देखा कि जो F1 पीढ़ी में पौधे आए वो गोल और पीले बीज वाले थे। मतलब ये प्रभावी लक्षण है तो इसी का प्रभाव दिखा F1 पीढ़ी में।
तो ये सभी के सभी पौधे कैसे थे, ये सभी के सभी पौधे थे गोल और पीले बीज वाले। गोल और पीले बीज वाले पौधे, जो F1 पीढ़ी के पौधे थे वो कैसे थे, सभी के सभी गोल और पीले बीज वाले। ठीक, अब क्या किया मेंडल ने कि अब मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया। देखिए, जो ये F1 पीढ़ी के पौधे थे इनके बीच अब मेंडल ने स्वपरागण कराया। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये भी F1 पीढ़ी के पौधे हैं, ये भी F1 पीढ़ी के पौधे हैं, यानी ये जो हैं ये क्या हैं, F1 पीढ़ी के पौधे। ठीक, और इनके बीच में स्वपरागण कराया, इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, निषेचन हुआ इनके बीच में, इन पौधों में ने आपस में ही निषेचन कर लिया। ठीक, अब क्या है कि निषेचन होने के लिए युग्मक का बनना पहले जरूरी है। तो युग्मक कौन कौन से बन सकते हैं, किस किस प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, देखिए इससे युग्मक 4 प्रकार के बन सकते हैं। कौन कौन से, एक ऐसा युग्मक, देखिए आधी ही संख्या जानी है, तो एक ऐसा युग्मक जिसमें दोनों कैपिटल वाले जाएं, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा युग्मक बनेगा जिसमें दोनों स्मॉल वाले जाएं, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। और 2 ऐसे युग्मक बनेंगे जिसमें से एक कैपिटल वाला जाए, एक स्मॉल वाला, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। लिखते हैं, इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। तो ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे इससे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो ये 4 प्रकार के जो युग्मक बने हैं इनको मान लेते हैं कि ये नर युग्मक हैं, यानी मेल गैमिट हैं ये 4 प्रकार। ठीक, तो यही 4 प्रकार फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक भी बनेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, फीमेल गैमिट भी ये 4 प्रकार के बनेंगे। ये कुछ ऐसे देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम वही है यहाँ भी और यहाँ भी। ये 4 प्रकार हैं नर युग्मक और ये 4 प्रकार हैं मादा युग्मक। अब इनमें क्रॉस यानी निषेचन करा के देखा जाए कैसे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस होगा, देखिए कैसे होगा, इसका होगा और इसका होगा, यानी इसका कैपिटल आर इसका कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई इसका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, इसमें कैसा होगा, देखिए इसमें इसका होगा फिर इसका होगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और ये हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक, मतलब इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा कैपिटल वाई इसका और कैपिटल वाई इसका, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, मतलब इसी तरीके से आप लोग क्रॉस करा करके लिख सकते हैं। मैं पूरा का पूरा एक बार में लिख देता हूं जल्दी से, आप लोग एक बार इसको देख करके पहले खुद से करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसको देख करके चेक कर लीजिए कहाँ सही है कहाँ गलत है। ठीक, बहुत सिंपल है। देखिए जिस भी खाने को लेंगे, जिस भी बॉक्स को, इसको लीजिए तो इसका कहाँ से क्रॉस होगा, देखिए इस बॉक्स में इसका और इधर से इसका, यानी इस बॉक्स में अगर लिखना हो, इस बॉक्स में लिखना हो तो देखिए ये कैपिटल आर इसका और स्मॉल आर इसका हो जाएगा, स्मॉल आर इसका, फिर से क्या हो जाएगा, ये कैपिटल वाई इसका, कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं, कैपिटल वाई इसका और इसका स्मॉल वाई, सिंपल है। ठीक, तो हर खाने में, हर बॉक्स में ऐसे ही क्रॉस करा करके आप लोग लिख लेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे मैंने पूरा भर दिया है, आप लोग देख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। देखिए बहुत ही आसान है। किसी, हाँ इस बॉक्स की बात कर लें, मान लीजिए इस बॉक्स की बात करें तो इसमें किसका हुआ है, इसका और इसका क्रॉस हुआ है। देखिए इसका कैपिटल आर इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई इसका स्मॉल वाई। किसी भी बॉक्स की बात करें, मान लीजिए इसकी बात करें तो इसका और इसका क्रॉस हुआ है, मतलब इसका स्मॉल आर इसका भी स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई इसका भी कैपिटल वाई। ठीक, किसी भी बॉक्स को आप करके देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करिएगा और एक बार इसको देख करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, आसान ही है, समझ में आ गया होगा। और ये जो पीढ़ी आई, ये कौन सी पीढ़ी थी, ये थी F2 पीढ़ी। जब F1 पीढ़ी
जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होता है तो जो पीढ़ी आती है वो है F2 पीढ़ी। क्लियर है। अब मेंडल ने देखा कि इस F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए उनको। कौन कौन से थे पहले यहाँ लिखते हैं। F2 पीढ़ी में जो 4 प्रकार के पौधे पाए गए मेंडल के द्वारा वो यही थे। देखिए कौन कौन से थे। गोल पीले बीज वाले पौधे, गोल हरे बीज वाले पौधे, झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे। देखते हैं कितनी संख्या थी किनकी। जैसे देखिए जो भी पौधे प्राप्त हुए थे F2 पीढ़ी में, मेंडल ने उनको 16 भागों में बांटा और उनमें से देखा उन्होंने कि ये 4 प्रकार कितने कितने भाग हैं। ठीक, कौन कौन से हैं देखिए। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल R कैपिटल Y जिसमें भी आएगा तो ये दोनों जो हैं वो प्रभावी लक्षण हैं, तो उनका प्रभाव दिखेगा, सिंगल रहेंगे तब भी। तो जहाँ भी कैपिटल R कैपिटल Y हैं साथ में, वो कैसा होगा, गोल और पीले बीज होंगे, गोल और पीले बीज वाले पौधे होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y, ये गोल पीला होगा। कैपिटल R कैपिटल Y एक अकेला ही काफ़ी है, कैपिटल R कैपिटल Y एक अकेला ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रभावी है, प्रभावी लक्षण वाला है, दोनों प्रभावी लक्षण है। ठीक, तो एक ये हो जाएगा। कैपिटल R कैपिटल Y ये भी हो जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y ये भी हो जाएगा। यहाँ बनाया भी गया है, देखिए थोड़ा सा गोल बनाया गया है जिसको, वो गोल है और पीला रंग नहीं है तो लाल रंग से पीला रंग को इंडिकेट किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कलर यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो देखिए ये भी हो गया गोल पीला, ये भी हो जाएगा गोल पीला। ये यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y ये भी गोल पीला, कैपिटल R कैपिटल Y ये भी गोल पीला, कैपिटल R कैपिटल Y गोल पीला, कैपिटल R कैपिटल Y ये भी गोल पीला। और हाँ हो गया। गिनते हैं कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी F2 पीढ़ी के पौधों को जो 16 भागों में बांटा था मेंडल ने, उसमें से 9 भाग जो थे वो कैसे पौधे थे, वो थे गोल और पीले बीज वाले पौधे। क्लियर। अब देखते हैं गोल और हरे बीज वाले पौधे कितने थे। देखिए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ये हरे रंग को गोल में दिखाया गया है। तो देखिए गोल होने के लिए, गोल किसके लिए है, ये प्रभावी है, कैपिटल R कैपिटल R गोल दिखाया गया है। तो कैपिटल R अकेला ही रहेगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन हरा होने के लिए दोनों स्मॉल y होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रभावी रूप है। झुर्रीदार और हरा ये अप्रभावी रूप है। ठीक, तो दोनों स्मॉल y होंगे तभी हरा होगा। तो देखते हैं ऐसे कितने हैं, यहाँ पे बनाया गया है वैसे ही। देखिए कैपिटल R और दोनों स्मॉल y हैं, तो इसलिए ये होगा, क्या होगा, ये गोल और हरा होगा, गोल और हरा होगा। ठीक, अगला देखते हैं। ये देखिए ये कैपिटल R है जिसके कारण गोल होगा, और दोनों स्मॉल y हैं जिसके कारण ये भी गोल और हरा होगा। और तीसरा यहाँ है, देखिए कैपिटल R है जिसके कारण ये गोल होगा, गोल दिखाया भी गया है, और हरा दोनों y है इसलिए हरा होगा। तो कितनी संख्या है, 1 2 और 3। तो यानी गोल और हरे बीज वाले पौधे कितने थे, 3 भाग थे, 16 भाग में से 3 भाग थे। अच्छा, अब देखते हैं झुर्रीदार और पीले बीज कितने थे। देखिए झुर्रीदार होने के लिए, झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी रूप है, तो झुर्रीदार होने के लिए स्मॉल r दोनों साथ होने चाहिए, 2 स्मॉल r होने चाहिए। और पीला जो है वो पीला प्रभावी है, जिसको कैपिटल Y से डिनोट किया गया है। एक ही कैपिटल Y रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक, तो यानी 2 स्मॉल y होने चाहिए, स्मॉल r होने चाहिए, और 1 कैपिटल Y होना चाहिए। देखते हैं ऐसे कितने हैं। देखिए यहाँ स्मॉल r और ये कैपिटल Y, तो यानी एक ये है जो कैसा है, झुर्रीदार और पीला है। यहाँ एक है स्मॉल r और एक कैपिटल Y, तो ये है झुर्रीदार और पीला। और एक यहाँ है स्मॉल r, देखिए स्मॉल r और कैपिटल Y, यानी झुर्रीदार और पीला एक ये है। ठीक, यानी कितनी संख्या है इनकी, 1 2 और 3। ऐसे बनाया भी गया है। देखिए रेड कलर को किसका वो कर दिया गया, पीले कलर को रेड कलर से यूज किया गया है, इंडिकेट किया गया है, क्योंकि पीला है नहीं, तो इसीलिए। और झुर्रीदार को ऐसे झुर्रीदार बनाया भी गया है ताकि आप देख करके समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, कलर कॉम्बिनेशन और इसका आकृति भी आप देखिएगा ध्यान से। तो कितनी संख्या है इनकी, झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधों की,
1, 2 और 3, यानी 16 भाग में से जो 3 भाग था वो कैसे पौधे थे, वो थे झुर्रीदार और पीले बीज वाले। और लास्ट में एक बचा होगा, इसमें दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, यानी टोटल अप्रभावी रूप है, यानी ये कैसा होगा, झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा होगा। तो यही एक है इकलौता, यही एक है, यानी 16 भाग में से एक भाग जो होगा वो कैसा पौधा होगा, वो होगा झुर्रीदार और हरे बीज वाला। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि दृश्य रूप अनुपात अगर देखा जाए F2 पीढ़ी के पौधों में तो कितना है, ये है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। समझ में आ गया होगा। दृश्य रूप अनुपात मतलब जो देख के पता चल जाए, ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वही होते हैं दृश्य रूप। ठीक, अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला। अब निष्कर्ष पता आपको चलेगा तो आपको ये नियम एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए F2 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि देखिए गोल पीले बीज वाले थे, तो चलिए गोल और पीला लिया भी गया था, प्रभावी में एक साथ लिया गया था, लेकिन गोल के साथ हरा आ गया। देखिए गोल के साथ हरा भी आ गया, यानी गोल वाला जीन अकेले गया होगा और हरा वाला जीन जो है वो अकेले गया होगा। झुर्रीदार के साथ पीला आ गया, देखिए झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी रूप है, और पीला क्या है, पीला क्या है, प्रभावी रूप है, उसके साथ वो आ गया। झुर्रीदार के साथ हरा वो तो था ही। तो देखने से क्या है कि इससे ये सिद्ध होता है कि F2 पीढ़ी में ये देखा गया कि हर एक लक्षण का जीन खुद स्वतंत्र रूप से निकल के जा रहा है, किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो गोल वाला है वो पीले के साथ ही जाएगा, नहीं, पीला अलग जा रहा है, गोल अलग जा रहा है, यहाँ पे झुर्रीदार वाला अलग जा रहा है और ये हरा अलग जा रहा है। ठीक, तो सब अलग अलग जाकर के सारे जीन, सभी लक्षणों के जीन अलग अलग जाकर के किसी भी जीन के साथ मिलकर के अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ये F2 पीढ़ी में दिखा, इसीलिए ये 4 प्रकार के पौधे दिखे, जिसमें कौन कौन से थे, गोल के साथ पीला था, गोल के साथ हरे बीज वाला भी था, झुर्रीदार पीले बीज वाला भी था और झुर्रीदार हरे बीज वाला भी था। हाँ, इनका अनुपात अलग अलग था, यानी एक निश्चित अनुपात था, कितना था, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 का, जिसमें से 9 जो भाग था वो प्रभावी लक्षण वाला था और जो 1 भाग था वो अप्रभावी लक्षण वाला था। ठीक, तो इससे जो निष्कर्ष निकला, ये F2 पीढ़ी के पौधों को देख करके जो पता चला, उसी को नियम बना दिया गया मेंडल का तीसरा, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। फिर से देख लीजिए इसको, क्या लिखा है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों के जीन या कारकों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। देख भी रहे हैं कि हर एक लक्षण का जीन स्वतंत्र रूप से जा रहा है और किसी से भी मिलकर के अपना लक्षण दिखा रहा है F2 पीढ़ी में। क्लियर? तो ये रहा मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में हमने समझा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा के भी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।